तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर है, जैसा कि आप सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा का सारा सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बाल विकास की मैराथन होगी जिसको हम 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो पहला बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो है ये नोट्स भाई हिमांशु सिंह आप सभी जानते होंगे। तो उनका जो PDF आपको फ्री में अवेलेबल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको सीटेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहला है हमारा वृद्धि एवं विकास। ओके, ओके, वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि क्या है और विकास क्या है, आप ही इसके हम डिफिनेशन जानेंगे। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों डेवलपमेंट, दोनों मतलब परिवर्तन होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसका हम देखेंगे वृद्धि विकास। वृद्धि क्या है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। तो वृद्धि क्या होती है हमारी, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जबकि विकास हमारा गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी जब हम पैदा होते हैं, जन्म गर्भ में होते हैं, तब से लेकर हमारी मृत्यु तक ये चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो गुणात्मक परिवर्तन में होते हैं जो क्वालिटेटिव चेंजेस, हमारा कार्य करने का तरीका है ना, कार्यशैली, हमारी कार्य क्षमता, किसी कार्य को करने की हमारी क्षमता क्या होती है, अलग होती है ना, गुणात्मक गुण से रिलेटेड होती है। परिमाण में क्या होता है ये देखते हैं। हाइट, वेट, शेप, ये क्या है हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन या परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। ओके, सतत का अर्थ लगातार चलना अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता, बैक नहीं होता, ये लगातार चलता जाता है, ठीक है। नॉट रिवर्सिबल, पुट मॉडिफाइबल, इसको हम क्या, जो पीछे हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो विकास, मानसिक पक्ष, विकास के डोमेन कितने होते हैं, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, है ना। विकास के क्या है, डोमेन है। शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे हमारे क्या हैं, विकास के डोमेन है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे, हम देखते हैं इसमें। यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, जिनको हिंदी में समझ में नहीं आता है या जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में चाहते हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ऑल्सो। ओके, हाँ, तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे हमारे। फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखेंगे, आप फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। हाइट आती है, वेट आता है, जिसको हम छू सकते हैं ना, फिजिकल डेवलपमेंट वो होता है जिसको हम छू सकते हैं। हाइट, वेट, साइज, शेप, है ना। मोटर डेवलपमेंट होता है, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, गति संबंधी जो पक्ष, शारीरिक पक्ष संबंधित होता है वो होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, है ना। ग्रॉस किसको कहते हैं, स्थूल गति कौशल, और क्या होता है, फाइन मोटर, सूक्ष्म गति कौशल। तो बड़ी मसल्स के द्वारा काम होता है, आर्म की मसल होती है, लेग की मसल्स होती हैं ना,
मांसपेशियाँ जो होती है हमारी, इनके द्वारा क्या कार्य करता है, स्थूल गतिक कौशल। इनके एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं आगे। फाइन मोटर्स कौन सी होती हैं, छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती हैं, हाथ की मसल्स होती हैं। ग्रॉस टू फाइन, है ना, पहले हम स्थूल कार्य करते हैं, उसके बाद सूक्ष्म कार्य करना। पहले हम चलना सीखते हैं, उसके बाद हम लिखना सीखते हैं ना। हाँ, तो स्थूल गति कौशल कौन सा होता है, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना कूदना, वॉकिंग, स्विमिंग, जंपिंग, ये सब क्या होते हैं, स्थूल गति कौशल होते हैं। ओके, तो सूक्ष्म गति कौशल कौन से होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, लिखना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, जो महीन काम होते हैं, है ना। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। ओके, जो छोटी मसल्स के थ्रू हम काम करते हैं वो होता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स। सूक्ष्म गति कौशल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। जैसे सोचना, है ना, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तर्क, कल्पना, इमेजिनेशन, मेमोरी, भाषा विकास, ये क्या हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या आता है। ब्रेन हमारा कितने दो पार्ट में बांटा गया है, लेफ्ट ब्रेन एंड, ये लेफ्ट ब्रेन हो गया आपका, ये राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, लॉजिकल होता है, साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये लॉजिकल इधर होता है लेफ्ट ब्रेन में। राइट ब्रेन में क्या होता है, क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, है ना, ये सब हमारे कहाँ आते हैं, राइट ब्रेन में होते हैं। और हम आगे चलते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये सारी की सारी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ओके, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सोशल डेवलपमेंट, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। मोरल डेवलपमेंट इसमें आता है, ठीक है। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, यानी बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम जन्म होते हैं, शिशु अवस्था से अपने समाज, अपने फैमिली के उसमें आते हैं, टच में रहते हैं, तो ये जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है और डेथ तक चलता है ना, सोशल डेवलपमेंट। ओके, इमोशनल डेवलपमेंट को होता है रैस के अनुसार संवेग भावनाएं जो हमारे अंदर रंग भरती है ना, इमोशंस, ये होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस एंड कॉग्निटिव आर इंटर रिलेटेड, ये आपको याद रखना है, इंटर रिलेटेड होते हैं इमोशंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग द एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशन को मैनेज कौन करता है, इमोशनल डेवलपमेंट। जिनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है वो छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं है ना, मतलब इस तरीके जो उनका अपनी इच्छाओं पर उनका काबू हो जाता है, इमोशंस पे काबू हो जाता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। ओके, इसके आगे देखते हैं वृद्धि क्या होती है। वृद्धि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वृद्धि के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। या विकास का ही छोटा हिस्सा होता, ये परिपक्वता, मैच्योरिटी भी विकास का हिस्सा था, डोमेन है ना। वृद्धि क्या है, विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है। परिपक्वता हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवंशिकता से संबंधित है परिपक्वता, ठीक है। ग्रोथ में क्वांटिटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे हाइट, वेट। ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे ऊपर, ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं, वृद्धि से रिलेटेड होते हैं। अब होते हैं क्वांटिटिव स्ट्रक्चर्स, क्या होता है, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना। यहाँ पे देखिए क्वांटिटिव जो चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, गणना, जिनको मेज़र कर सकते हैं, लंबाई है इसको माप सकते हैं ना, हाइट है, वेट है, इसको माप सकते हैं, उसका आकार क्या है, शेप क्या है। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, किसी का मेंटल डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है हम नहीं बता सकते ना ऐसे। हाँ, तो उसको हम कह सकते हैं, गणना नहीं कर सकते, उसकी एक्यूरेट गणना नहीं कर सकते।
वृद्धि एक समय पर रुक जाती है जबकि विकास गर्भ से कब्र तक चलता है ना। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, लाइफ टाइम नहीं चलती है। एक समय तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। लेकिन हमारा विकास जो होता है लाइफ टाइम बढ़ता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये गर्भ से ही शुरू हो जाता है ना, शिशु का विकास होता है तभी तो वो आगे चल के धीरे धीरे बच्चा वो बड़ा होता है। ठीक है, ओके। वृद्धि को एक यूनिट केजी इन सेंटीमीटर के तहत मापा जा सकता है, इसको मेजर कर सकते हैं ना वृद्धि को, जबकि विकास को हम क्या है, मेज़र नहीं कर सकते। ये इसका मेजर डिफरेंस इसमें है। विकास का केवल असेसमेंट कर सकते हैं, किसी का मेंटल डेवलपमेंट हुआ है नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है ना, उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। ओके, चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का। समझ गए ना? हाँ ठीक है। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ने के बाद आपको सीटेट के लिए कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर वीडियो मत देखिए, ठीक है। जितनी बार मन हो आप इसी को देखिए, इसी को जो पीडीएफ में लिखा है उसी को अपने हिसाब से समझिए। ओके। वृद्धि, वृद्धि में मात्रात्मक तथा मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित फिजिकल डेवलपमेंट से माना जाता है, फिजिकल चेंजेस से माना जाता है वृद्धि का संबंध। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है या संकुचित होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, एक समय के बाद ये रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। ओके, अब हम चलेंगे विकास पे। विकास क्या होता है, विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। ओके, विकास का असर शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। और आगे देखते हैं। ओके, विकास को मापना कठिन है, इसे अवलोकन कर सकते हैं क्योंकि इसका विकास व्यापक होता है। विकास क्या व्यापक है, जबकि हमारा वृद्धि क्या है, संकुचित है। ओके, विकास में फंक्शनल परिवर्तन शामिल है या निरंतर चलता रहता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमने पढ़ रखा है। नोट, संप्रतियों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। कॉन्सेप्ट है ना, जो किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनना, और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनते हैं। अब ये यहाँ पे डिफरेंस दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस वीडियो में हम, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, परिमाणात्मक इनमें से एक होता है, इसमें दोनों होते हैं। शारीरिक परिवर्तन संबंधित होता है, ये शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से संबंधित होता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है जबकि विकास का मापन करना कठिन है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, एक समय के बाद ये रुक जाती है। ये प्रक्रियात्मक परिवर्तन है या निरंतर चल रहा रहता है, प्रक्रिया क्या निरंतर चलती रहती है। अब चलिए पढ़ते हैं स्टेजेस की क्या होती हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, और 12 to 18 होता है, 12 से 18 आता है एडोलसेंस। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ओके, ये भी आपको पढ़ लेना है एक बार। शैशवता के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है ना। जैसे अगर माँ हेल्दी है तो बच्चा भी माना जाता है कि हेल्दी होगा, उसी पे डिपेंड होता है ये। तो अब शैशवावस्था को पढ़ेंगे, इसकी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पे पढ़ेंगे हम। जन्म एज क्या होती है, एज ग्रुप होता है 0 से 2 वर्ष। ज्ञानेंद्रियों से सीखता है ना, देखता है आँखों से,
हाथ से टच करके देखता है, ये क्या करता है, सहस्वास्त्र में सीखता है, ज्ञानेंद्र सीखता है। मोटर एक्शंस करके सीखेगा। पियाजे भी जो है हमारे पियाजे हैं, जीन पियाजे, वो भी मानते हैं कि बच्चा क्या करेगा, करके सीखेगा। सेंसिटिव पीरियड खतरा भरा होता है ना। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है जो कि बच्चे का सही से विकास हो। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का किस एज ग्रुप में फास्ट होता है, तो वो कब होता है, शैशवावस्था, इन्फेंसी में। ओके, अब देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था की। जो पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है, 2 से 6 वर्ष के लिए होता है, एज ग्रुप आपको याद रखना है। टॉय एज जिसको कहते हैं खिलौनों की आयु, एरिक एरिक्सन ने कहा है खिलौनों की आयु। ओके, प्ले एज खेलने की आयु, ये आपको याद रखना है। फास्टेस्ट लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ पे भाषा का बच्चा क्या आता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, सोसाइटी में आता है तो लोग बच्चों के साथ खेलता है, तो उसका क्या होता है, सबसे तेज़ यहाँ पे होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, काफ़ी तेज़ होता है। ओके, भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था संवेदनशील है। फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट आफ्टर बर्थ, सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड। फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होता है, जैसे जन्म के बाद फिजिकल डेवलपमेंट बच्चा देखते हैं 5-6 साल में कितना बड़ा हो जाता है ना। ओके, सोशलाइजेशन भी उसका साथ साथ में चलता रहता है, क्योंकि अपने माँ बाप के संपर्क में रहता है, अपनी फैमिली के संपर्क में रहता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता रहता है। ओके, उत्तर बाल्यावस्था में पढ़ेंगे 6 से 12, है ना। आपको याद रखना है, आपको अपने से रिलेट भी करना है, आपके अपने आसपास अपने जो बच्चे देखे हैं उनसे भी आपको रिलेट करना है, तो आप ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। इसको कहते हैं गैंग एज, टोली की आयु, टोली अवस्था। गेम एज, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, है ना। इसी 6 से 12, 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, माना जाता है अभी तक। फिलहाल अब तो अर्ली चाइल्डहुड, केयर एंड एजुकेशन, ये सब आ गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, फिलहाल इसको हम यही मानेंगे। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, इसमें बच्चे की जो दोस्ती होती है लंबे समय तक चलने वाला, एक उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, अब स्लो हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था, रॉस ने। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था, इसको रॉस ने। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, बच्चा तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देता है। लेटेंसी ये सुप्तता अवस्था, सुप्तावस्था फ्रायड ने इसको कहा। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, एरिक एरिक्सन ने बताई ना 8 स्टेजेज। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेज बताई हैं, वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे। ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल पियाजे 7 से 11 इन्होंने एज मानी ना कंक्रीट की। हाँ, तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये उत्तर वाली अवस्था किस में आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल में आती है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी एरिक एरिक्सन की एज ग्रुप में आता है। ओके, जब हम ये वाले सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से बताएंगे। अब पढ़ते हैं कि किशोरावस्था, ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन का काल, संक्रमण काल। स्ट्रेस स्टॉर्म, तनाव तूफान की अवस्था, आपने डीएलएड में पढ़ रखा होगा, बीएड में, कि क्या होता है। स्टैनले हॉल ने बताया था इसको, तूफान और तनाव की अवस्था। गोल्डन पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन पीरियड किसको कहते हैं, किशोरावस्था को। ओके, लीडरशिप स्किल बच्चे के अंदर, जब बच्चा 18 साल का, तो देखते हैं ना उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ओके, इमोशनल लैक, यहाँ पे बच्चे का क्या होता है, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी। बच्चा जो है अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाता, इस इमोशनल पर कंट्रोल नहीं होता। ओके, आइडेंटिटी क्राइसिस का बच्चा या ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन, एरिक एरिक्सन के अनुसार। एरिक एरिक्सन का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से समझाएंगे। और ब्रिज पीरियड, एडोलसेंस, इकोसेंट्रिज्म, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, ये आपको याद रखना है, बसंत ऋतु। ओके, किसको कहते हैं, किशोरावस्था को। ओके, चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें।
चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में ब्रिज के रूप में कौन कार्य करता है? एडोलसेंस। ओके। नेचर एंड नर्चर। ओके। नेचर हमें क्या मिलता है? हेरिडिटी से मिलता है। जब नर्चर हमें क्या मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। ओके। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे ये ऐड नहीं होता। विकास क्या होता है? इन दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। प्लस नहीं होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है। ओके। हेरिडिटी फिक्स होती है क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद हेरिडिटी के गुण जो उसके अंदर हैं वही हैं। जबकि एनवायरमेंटल क्या होता है? उसका चेंजेस होता रहता है। गांव में रहता है, शहर में रहता है ना। हाँ, तो अपने फ्रेंड्स के संपर्क में आता था, उसका जो है एनवायरनमेंट बदलता रहता है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मुझे लगता है काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा और रखते हैं, इसके बाद करते हैं इस वीडियो को यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जैसा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, सतत विकास का नियम, है ना। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस। ओके। डेवलपमेंट क्या था? सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है। हमने बताया था आपको कि ये बैक में नहीं जाता है, इसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है। ओके। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, यह व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत। ओके। डेवलपमेंट प्रोसेड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेशल, सामान्य से विशिष्ट। ओके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट है वो क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ओके। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो हम उसका मान सकते हैं कि आगे चल के वो और अच्छा खेलेगा, उसका डेवलपमेंट क्या होगा? और अच्छा होगा, है ना। इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ओके, ये आपको याद रखना है। इंटर, जितने भी विकास के डोमेन होते हैं सारे इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को हम अच्छे से अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लगता है नोट्स बनाने की जरूरत है, नोट्स भी बनाइए। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, पहले हम दिशाभिमुखी का सिद्धांत होता है ना, दो सिद्धांत होते हैं, शिरोध पदोन्मुखी, सेफेलोकाइडुअल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल, नियर टू फार, समीप दूरस्थ। ओके। ये कहता है सिर से पैर की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिर, यहाँ पे पद होता है पैर, सिर से पैर की ओर होता है। समीप से दूरस्थ यानी केंद्र से बाहर की ओर, है ना। केंद्र से बाहर की ओर होता है, दो डेवलपमेंट होते हैं। जन्म के समय बच्चों का सिर, उसकी टोटल लंबाई का कितना होता है? 1/4 होता है। बच्चे की अगर हाइट जो है अगर 4 इंच है तो उसका 1 इंच का क्या होगा? लंबाई में सिर होगा। ओके, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती, कोई भी प्रजाति समान नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए दो बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, उनमें किसी न किसी प्रकार की विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। जैसे दो ह्यूमन, मैं और आप, मान लो दो सगे भाई ही क्यों ना हो, उनके बीच में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ओके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएशंस आर कॉमन विद अक्रॉस ऑल द स्पीसीज। जितनी भी दुनिया में प्रजातियाँ हैं सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। वेरिएशंस ऐड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। Variability is a fact of nature and individuals are no exceptions to this। ये सब में होती है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे नोट आप सभी के लिए, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स। इसीलिए हमें दूसरों के जो व्यवहार है, जो उनका डेवलपमेंट है, उस पर हंसना नहीं चाहिए,
क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट स्किल्स, है ना। तो विभिन्नता का सिद्धांत जो है, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। ओके, दे वेरी इन टर्म ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्ट सच एज हाइट भी अलग हो सकती है, स्ट्रेंथ भी उनकी अलग हो सकती है, कलर उनका अलग हो सकता है, उनका आइस का कलर अलग हो सकता है। द लिस्ट ऑफ वेरिएशन कैन बी एंडलेस, ये ख़त्म नहीं होगी। आप जिस चीज़ से भी कंपेयर करेंगे वो दो चीज़ों में भिन्न होगी। ओके, दे में बी इंटेलिजेंट और डल, डोमिनेंट, सबमिसिव, क्रिएटिव और नॉट सो क्रिएटिव, आउटगोइंग और विड्रॉन। वो इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं, है ना। क्रिएटिविटी, कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, कोई बच्चा क्रिएटिव नहीं होता है। तो इसके आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, आप सभी को मानते हैं। इसीलिए हर किसी का, अगर किसी का भी मजाक हमें नहीं बनाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार करते बुद्धि अलग अलग हो सकती है, उनका एप्टीट्यूड अलग हो सकता है, पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। ओके, आपने देखा होगा कोई बच्चे को बहुत जल्दी कोई चीज़ें याद हो जाती हैं, किसी को नहीं होती हैं, तो इंटेलिजेंट हो गया। रुचि, किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने का है तो किसी को वॉलीबॉल, इसकी रुचि डिफरेंस हो गई, इंटरेस्ट डिफरेंस हो गया। वैल्यू, किसी का बहुत, कोई बच्चा है जो आदर करता है, कोई बच्चा किसी का आदर नहीं करता है, तो वैल्यूज़ हो गया, है ना। पर्सनैलिटी, कोई बच्चा अच्छा व्यवहार करता है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी से भी डिफरेंसेस होते हैं। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपनी अपनी अभिरुचि है, रुचि है। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। सारे बच्चे अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना। बच्चों की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन टीचर की जो पढ़ाने का तरीका है वो यूनिफॉर्मल नहीं होना चाहिए। वो अलग अलग, हर बच्चे की जो नीड है, उनकी इंटरेस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको अपनी टीचिंग में चेंजेस करने चाहिए। ओके, शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, इनफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं देने चाहिए उनको, क्योंकि जब बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई फॉलो करेगा, कोई नहीं समझ पाएगा। ओके, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये इनको फॉलो करने चाहिए। अगर कक्षा में 4 बच्चे हैं तो चारों जरूरी नहीं एक ही लेवल के हों, अलग अलग लेवल के होंगे, ठीक है। तो उनको 4 लेवल के उनको क्वेश्चंस देना चाहिए, अलग अलग डिफरेंस की, जिनको जो आता है वो करें, फिर जो नहीं आता उसको वो उस लेवल तक लेके जाएं अपनी टीचिंग टेक्निक के द्वारा। होमोजीनियस नहीं, हेटेरोजीनियस बनाएं। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी जो है आपका डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। ये आप जहाँ भी आपको मिल जाए डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्लास में, तो ये आपको टिक मार देना है बिना देखे। अतः सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। जो जिनकी एबिलिटी एक ही है उनको अगर एक साथ रखेंगे तो वो उतना ही सीखेंगे, लेकिन अलग अलग एबिलिटी वालों को अलग अलग साथ में ग्रुप बनाएंगे तो जिनकी एबिलिटी कम होगी वो एबिलिटी वाले के साथ में आके अपनी एबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे। ओके, अब देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते कैसे हैं। कुछ डिफरेंसेस उनके जन्म से होते हैं, कुछ उनके अर्जित होते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल, ये क्या होते हैं, हेरिडिटी से मिलते हैं, है ना। तो जो एक्वायर्ड कौन से होते हैं, सोशल, उसका बिहेवियर, कल्चरल, सांस्कृतिक, एजुकेशनल, इमोशनल, ये क्या है उसने एक्वायर किए हुए हैं, है ना। इनके किसी का व्यवहार अच्छा आता है, किसी का नहीं अच्छा आता है ना। ये सारे डिफरेंसेस हैं इनके। कुछ अर्जित हैं जो इनहेरिटेड, हेरिडिटी से उन्हें जो मिलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल और टेम्परामेंटल, ये आपको याद रखना। अब आते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शंस, परसिस्टेंस एंड बिगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें पाने के लिए हमें उकसाना, हमको प्रेरित करना, है ना। परसिस्टेंस करना, डायरेक्शन, इन्फ्लुएंस, डायरेक्शन में हमें ले जाना, ये क्या हमारा मोटिवेशन हमें इनकरेज करती है। ओके, अब मोटिवेशन 2 टाइप की होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। इंटरनल कौन सी होती है, जो हमें अपने आप से अंदर से होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। ओके,
आते हैं मोटिवेशनल को और आगे देखते हैं। मोटिवेशन इंटरनल में क्या होता है, लोभ की अंतरात्मा से किसी को हम दान करना चाहते हैं, है ना। हमने अपनी अंतरात्मा इंटरनल मोटिवेट है कि हम किसी को दान करें, हम चाहते हैं किसी की हम मदद करें, ये क्या हमारी इंटरनल, हम किसी की सेवा का किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, है ना, अंतरात्मा से अपने मन से। लेकिन हम किसी लोभ की दृष्टि से, हमें वहाँ पैसा मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे, है ना, तो रिवार्ड, सैलरी, मार्क, है ना, नाम के लिए, फेमस होने के लिए, ये सब क्या लोग एक्सटर्नल हैं। हम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं अपनी इच्छा से, मतलब पढ़ाने के लिए डाल रहे हैं, तो यही क्या है, हमारा इंटरनल है। लेकिन हम पैसे कमाने के लिए डाल रहे हैं तो ये हमारा क्या है, लोभ की दृष्टि से एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशनल नेगेटिव हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। नेशनल हाईवे, सॉरी नेगेटिव नहीं, नेशनल हाईवे। इसको हम जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, BFS ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है, नहीं सॉरी पुनर्वलन इन्होंने दिया, नेशनल हाईवे की तरह हम ये कंटेंट आपसे पूछा सकता है, नेशनल हाईवे की तरह राजमार्ग, हाँ, सीखने का राष्ट्रीय राजमार्ग, ये हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। किसने कहा, ये कहा था स्किनर ने। ओके, तो मैंने 30 में 30 कैसे आए थे, 38/30 CDP में मैंने पेपर 1 पेपर 2 में, और 28/30 हमने किस में आए थे, हमारे सीटेट पेपर 2 में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी पेपर 1 में, सॉरी ये पेपर 2 में आए थे, तो आप भी चाहते हैं कि आपके स्कोर अच्छे आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू रखना। जो आने वाले 2-4 वीडियो होंगे वो भी एग्ज़ाम तक आपको मैं बताऊँ, आप फॉलो करते चले जाना। बस आपको ये करना है और उसके साथ ही आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर करना है। ओके, ठीक है, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कराऊँगा, बाकी आप लोगों को गाइड कर दूँगा कि आप ये कर लीजिए तो आप कर सकते हैं। बच्चों को इंटरनल प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, प्रेरणा का चक्र क्या होता है, नीड क्या होती है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें उस आवश्यकता को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रलोभ, कोई कार्य करना पड़ेगा, उसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चाहिए, उत्तेजना चाहिए उसके लिए। ओके, फिर उसको क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, वैसा हम बिहेवियर करेंगे अपनी नीड को पूरा करने के लिए। जैसे में अचीवमेंट हो जाएगी, हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, फिर हमारे उत्तेजना में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, जब कमी आ जाएगी, ये हमारा प्रोसेस है, फिर हमें किसी चीज़ की नीड होगी, फिर हम वैसा व्यवहार कर उसे पाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ड्राइव करेंगे। फिर हमें उसके लिए क्या चाहिए, उत्तेजना चाहिए, उसके लिए हमें ना, तो उसके बाद हम कैसे उसके दिशा निर्देश व्यवहार करेंगे उसको पाने के लिए। वैसे हमें नौकरी चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोसेस आप पढ़ लें, नीड, ड्राइव। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने मैम ने ट्रिक भी बनाई हुई है, NDA जार, नीड, ड्राइव, अरूजुअल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजुअल। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, इसके आगे हम पढ़ेंगे। एक लाइन और आप पढ़ लीजिए। MDM की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में हुई थी। फिजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, अस्तित्व की ज़रूरत, सर्वाइवल नीड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, ये सब क्या हमारी फिजिकल अस्तित्व की ज़रूरत भी हैं और शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं। ओके, तो मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1955 में हुई थी। ओके, ये आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। तो इस वीडियो को मैं इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे आपकी जो फ्रेंड हैं, आपकी जो जानने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी सीटेट को पास कर पाएँ। ओके, थैंक यू।